हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमन चौहान विद जीके। दोस्तों, आपके लिए हम रक्त का जो ब्लड है इसका आपको फर्स्ट पार्ट हम बोर्ड पे करा चुके हैं, लेकिन सेकंड पार्ट किन्हीं कारणों की वजह से हम बोर्ड पे नहीं करा पाए। इसलिए कुछ पीडीएफ्स फाइल लेकर आए हैं जिसके द्वारा हम आपको इसके बारे में, ब्लड के बारे में तो थोड़ा सा बेसिकली आपको समझा देते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड गाढ़ा है। कहने का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक रक्त क्या है, एक कैसा कोलाइड है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। और रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसको हम बोले थे कि रक्त तरल संयोजी ऊतक भी बोलते हैं जिसको। और इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका पीएच मान होता है 7.4, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। और दोस्तों, ये क्षारीय क्यों होता है ये भी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, क्योंकि जो 7.0 से नीचे के जो मान होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7.0 से ऊपर के जो मान होते हैं तो वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और ये 7.4 है जो कि 7.0 से ऊपर है, इसलिए ये कैसा है? क्षारीय है। स्वस्थ मानव, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्त की मात्रा 5.5 लीटर होती है। कहने का मतलब 5 से 1/2 लीटर को मतलब बोलेंगे कि 5.5 लीटर होती है, अर्थात। और कुल भार की अगर बात करें तो 7% होता है, मतलब कुल भार का। कहने का मतलब ये है कि आपका जो रक्त होता है वो जैसे आपके शरीर के भार के हिसाब से होता है। कहने का मतलब शरीर का भार जो होगा उसका 7% आपका क्या होता है? ब्लड होता है। इसके बाद महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कैसा होता है? कम होता है। और ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ये भी आपको आगे समझाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि महिला में कितना होगा रक्त? तो महिला में होगा 5 लीटर। एक स्वस्थ महिला में 5 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है, ठीक है। और रक्त का निर्माण कुल छोड़ बच्चा अवस्था में मेसोडर्म होता है, और वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहने के मतलब ये है कि जो क्षण यहाँ पे जो छोड़ लिखा हुआ है इसकी जगह दोस्तों भ्रूण होगा, क्योंकि आपको बताएं कि जो बच्चा होता है, एक माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसमें जो रक्त का निर्माण होता है दोस्तों, तो वो आपका मेसोडर्म में होता है। और एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, एक स्वस्थ मनुष्य, उसका रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है दोस्तों। और ये जो अस्थिमज्जा होती है, ये आपने हड्डी देखी होगी, हड्डी के अंदर का खोखला भाग जिसमें कुछ लाल लाल पदार्थ सा भरा रहता है, तो वहीं पे इसका क्या होता है? हड्डी के अंदर जो अस्थिमज्जा होती है उसी में रक्त का निर्माण होता है। और बात करें दोस्तों, ये स्टोर कहाँ किया जाता है, इसको जमा कहाँ करते हैं, खराब रक्त कहाँ से जमा करना होता है? तो रक्त प्लीहा या तिल्ली में जमा रहता है, जो कि दोस्तों उदर गुहा, पेट जिसे बोलते हैं। तो पेट के बाईं ओर आपका ये स्प्लीन, जिसे स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में, प्लीहा या तिल्ली भी बोलते हैं, इसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। और ये जो तिल्ली होती है यहीं पे आपका रक्त क्या होता है? जमा होता है, ठीक है। और बात करें आगे, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया, ठीक है, की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी दोस्तों? यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर लगभग 120 से 200 ग्राम होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल आप समझते होंगे, जैसे बोलते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद सा पदार्थ सा होता है, इसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? ब्लड। जो ब्लड है आपका, अब बात करते हैं ब्लड में कि ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं दोस्तों कि ब्लड को किस तरीके से हम बांटते हैं। तो ब्लड जो है ये आपका 2 भागों में है, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु जिसे रक्त कण बोलते हैं। प्लाज्मा आपका रक्त में कितना होता है दोस्तों? ये 55 से 60% आपका प्लाज्मा पाया जाता है रक्त में, और 40 से 45% आपका रुधिराणु जिसे रक्त कण बोलते हैं। और रक्त कण कितने होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों। वो तीनों कौन कौन से होते हैं? वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को दोस्तों एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं दोस्तों। अब बात करें प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 आपकी ग्रंथियाँ प्लाज्मा में पाई जाती हैं, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं कि रक्त प्लाज्मा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि रक्त प्लाज्मा क्या होता है। तो यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% भाग जल होता है और 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने या कह सकते हैं कि जमाने में मदद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है और फाइब्रोनोजिन जो होता है, ये आपका रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही सहायक होते हैं। और बात करें तो ये रक्त का प्लाज्मा जो होता है, ये रक्त का महत्वपूर्ण भाग है और 90% भाग प्लाज्मा में किसका होता है दोस्तों? जल का होता है। बाकी का आपका 10% जो होता है वो प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों सीरम। सीरम क्या है? जब एक प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं, रक्त प्लाज्मा में से एक फाइब्रोनोजिन नामक जो प्रोटीन होता है उसको जैसे रक्त से बाहर निकाल लेते हैं, तो शेष बचा हुआ जो रक्त होता है उसको सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। सीरम हल्के पीले रंग का होता है और बीमारियों की जो होती है वो सीरम होती है, सीरम की जाती है। सीरम की जांच मतलब कहते हैं ना, बीमारियां जो भी होती हैं वो कहाँ से पता लगाई जाती हैं, तो वो सीरम की ही, ब्लड में से सीरम निकाल करके ही उससे ही बीमारियों की जाँच की जाती है। अब रुधिकीम, जिसे क्या बोलते हैं? कार्पोल्स बोलते हैं। यह रक्त का एक कणकीय भाग होता है और इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है ना। रक्त का एक कणकीय भाग होता है जिसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं दोस्तों? 3 भागों में बांट सकते हैं। और बात करें आरबीसी, आरबीसी क्या बोलते हैं? रील ब्लड कार्पोल्स, लाल रक्त कणिका। अब रुद्राणु का 99% भाग जो होता है वो आरबीसी होता है। 99% मतलब 99% जो रुद्राणु का भाग होता है, कहने का मतलब रुद्राणु का होता कितना है? 40 से 45%। उसका 40 से 45% का 99% भाग जो होता है वो आरबीसी का होता है। और आरबीसी की जो कुल संख्या होती है वो 5 मिलियन कहते हैं, मतलब 5 मिलियन कितना हो गया? 10 लाख होती है। तो आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपके खान सर, आप सभी जानते होंगे, बिहार से जो बिलोंग करते हैं उनका पीडीएफ है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि आरबीसी को एर्थ्रोसाइट भी कहते हैं और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है दोस्तों। कहते हैं ना कि आरबीसी आपको बाहर निकाल के रखिए, कब तक जीवित रह सकता है? तो ये आपका फ्रिज वगैरह में, वैसे तो ये 1 दिन भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर फ्रिज में रखते हैं तो इसकी समय सीमा जो होती है वो 120 दिन होती है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और भ्रूणावस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। अभी हम आपको बताए थे कि मतलब बच्चा जब पेट में होता है, माँ की पेट में जब बच्चा होता है, तो वहाँ पे ये जब जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? लीवर में होता है। मेसोडर्म बोला था ना आपको, तो ये यकृत में होता है। और इसके बाद जो वयस्क मनुष्य होता है उसका जो होता है वो अस्थिमज्जा में निर्माण होता है ब्लड का। अब बात करें आगे, खराब हुई जो आरबीसी स्प्लीन या यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है और स्प्लीन को आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। स्प्लीन मतलब समझते हैं कि जो आरबीसी जो ब्लड बैंक है, कहने का मतलब जहाँ ब्लड स्टोर होता है उसमें क्या होता है, जो कि खराब जो रक्त होता है नष्ट हो जाता है, जो जिसमें आरबीसी जैसे नष्ट हो जाती है, तो उस ब्लड को भी कहाँ स्टोर किया जाता है? आपके ब्लड बैंक में, स्प्लीन में स्टोर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना होता है। ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन HB जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन CO के 1 का से लेकर के 1 का, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 149 प्रति 100 मिलीलीटर होता है और फीमेल में हीमोग्लोबिन का स्तर 139 मिलीलीटर प्रति 100 मिलीलीटर होता है। और रिमार्क की बात करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में कमी के कारण एनीमिया अर्थता रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की जिस भी पेशेंट को हीमोग्लोबिन की या HG उसे बोलते हैं, इसकी कमी होती है तो रोग एनीमिया हो जाता है, जिसे लोग अरक्तता बोलते हैं।
WBC की बात करें तो WBC की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कार्पल्स। वाइट ब्लड कार्पल्स का मतलब होता है श्वेत रक्त कणिका, और इनकी संख्या लगभग 8,000 से 10,000 के बीच होती है। और इनका एक केंद्रक, इनमें एक अंदर इनके केंद्रक होता है, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण ये सफ़ेद रंग की दिखती है। जिसके कारण हीमोग्लोबिन ना होने के कारण ये कैसी सफ़ेद रंग की दिखती है। WBC का आकार जो होता है अनियमित होता है, और WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है, और RBC WBC का रेशियो जो होता है वो 600:1 का होता है, और 600:1। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और WBC हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। और WBC कई प्रकार का होता है। WBC कई प्रकार का होता है, जैसे कि एक तो होता है ईशनोफिल, और दूसरा वेस्नोफिल, और न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। सबसे बड़ा जो होता है वो मोनोसाइट्स होता है, बैक्टीरिया जिसे भक्षण बोलते हैं। और एक लिम्फोसाइट होता है जो एंटीबॉडीज बोलते हैं, इसको का निर्माण होता है। तो मोनोसाइट्स जो होता है आकार में सबसे बड़ा होता है, और लिम्फोसाइट्स जो होता है एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती है, प्रतिरक्षक का भी काम करता है। लिम्फोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं, और बीमारियों से मुख्य रूप से रक्षा प्रतिरक्षा के लिए भी उपयोगी होता है लिम्फोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बिम्बाणु बोलते हैं, और इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है, और यह रंगीन होता है। इसका जीवन काल जो होता है वो 4 से 5 दिन होता है, और इससे ज़्यादा नहीं। प्रति घन मीटर की इनकी संख्या अगर देखिए 2 से 3 लाख होती है। डेंगू की बीमारी में इनकी संख्या 50,000 से भी कम रह जाती है। जब डेंगू जैसी अगर बीमारी अगर शरीर के पेशेंट में अगर पाई जाती है, तो प्लेटलेट्स जो 2 से 3 लाख होती हैं वो लगभग 50,000 ही रह जाती हैं। अब देखते हैं तो रक्त के कार्य क्या क्या हैं। तो रक्त के कार्य क्या क्या हैं। रक्त पचे भोज्य पदार्थ को परिवहन करता है, और रक्त हार्मोन CO2 और O2 का परिवहन करता है ना। पचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका भी परिवहन करता है, और जो CO2 और O2 होता है और उसको भी क्या करता है, परिवहन करता है। अब बात करते हैं दोस्तों बार बार CO2 और O2 का क्या संबंध है। कहने का मतलब ये है, जो भी हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वो पूरे शरीर, ऑक्सीजन क्या होती है फेफड़े तक जाके रुक जाती है, और इसके बाद क्या होता है, ये रक्त का काम क्या होता है, ये CO2 को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है, ये रक्त ही करता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बाद निकालने का काम भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं कि रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है, और रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया, बुखार, स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान कम हो जाता, बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। अब देखते हैं तो लसी का क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ये हल्के पीले रंग का तरल होता है, और इसमें H भी नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि जो होती हैं पाई जाती हैं, और जिससे लसिका निकाल कर आगे प्रवाहित होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात ये कोशिका से हृदय की ओर जाती है लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है, और शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होता है, और यह घाव भरने के कार्य करती है। ये रक्त में RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। बात करें कि रक्त का थक्का जो होता है वो कैसे जमता है, क्लॉटिंग जिसे बोलते हैं। तो शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का, या कह सकते हैं कि क्लॉटिंग बोलते हैं, जिसे क्लॉटिंग कहलाता है। तो रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को कैसकेस कहते हैं, और रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। जब कहीं कट गया है, या फिर जब शरीर से रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में आता है, और जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट और थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन में बदल लेता है, और यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजन से क्रिया करके इसकी फाइब्रिनिन में बदल देता है। और इसके बाद आगे देखते हैं
जिसमें रक्त में रुधिराणु मुख्य रूप से आरबीसी आकर फंस जाता है और जिस कारण से रक्त का बहाव रुक जाता है। आरबीसी जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइब्रिनोजन के कारण बाहर आकर के वहाँ फंस जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि रक्त का थक्का वहाँ जमना, मतलब ब्लड को वहाँ से रोक लेते हैं और वहाँ से रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाता है। तो इसे रक्त का स्कंदन या थक्का कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट जो और वायु मिलाकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लस कैल्शियम और प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिला के थ्रोम्बिन बनाते हैं और थ्रोम्बिन जो होता है और फाइब्रिनोजन दोनों मिला के फाइब्रिनिन बनाते हैं और फाइब्रिन और रुधिराणु ये दोनों मिलके क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। अब रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ जैसे कि विटामिन के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है रक्त का थक्का जमाने के लिए, और रुधिराणु में थ्रोम्बोसाइट्स होती है जो प्लेटलेट्स, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और धातु तत्व में जैसे कैल्शियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और हेमरेज से नसों का फटना के कारण विटामिन के है, और क्योंकि नसों का फटना विटामिन के कारण होता है कि के की कमी होगी अगर तो ऐसा होता है। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और रक्त के अंदर हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है ना, और हेपरिन को एंटीक्लोटिंग तथा कोगुलेंट कहते हैं जिसे। तो हेपरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाती है ताकि खून का थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है और इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता, अतः कटने का रक्त का बहाव वहीं रुकेगा, और यही बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुआ था, कटने की बीमारी। ठीक है, इसके बाद जानते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर एक विद्वान थे, इन्होंने क्या किया था, रक्त समूह की खोज की थी। और मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, हालांकि कुछ रक्त समूह की संख्या 33 है, और रक्त समूह की विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे लैंड स्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसी प्रकार एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एंटीजन ए होगा तो वहाँ ब्लड ग्रुप ए माना जाएगा, और जिसमें एंटीजन बी होगा तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप बी माना जाएगा, और एंटीजन जहाँ पर ए बी होगा वहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब जिसमें एंटीजन नहीं होगा तो वहाँ ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ होगा। जिसमें एंटीजन पाया ही नहीं जाएगा वहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ होता है। दिमाग के तौर पे जैसे आपको समझाते हैं कि रक्त में प्लाज्मा भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, और एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है, और इस एंटीबॉडी का निर्माण जो लिम्फोसाइट में होता है। लिम्फोसाइट आप जानते ही होंगे। आरएच फैक्टर, इससे क्या समझते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसकी खोज 1940 में लैंड स्टीनर तथा बीनर ने किया था। लैंड स्टीनर मतलब कार्ल लैंड स्टीनर, जो अभी वैज्ञानिक का नाम जो हम आपको अभी पहले भी बताए हैं, तो उनके साथ एक बीनर और थे। उन्होंने दोनों लोगों ने मिल कर के 1940 में लैंड स्टीनर और बीनर ने क्या किया था, आरएच फैक्टर की खोज की थी। और ये एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है, ये एंटीजन है आरएच फैक्टर, जिसे सबसे पहले रीसस नामक बंदर ने देखा था। रीसस नाम का एक बंदर था, उसमें देखा गया था ये आरएच फैक्टर, और जो कि क्या है, एक एंटीजन है। इसे आरएच कहते हैं, और जिसे आरएच उपस्थित होता है और उसे आरएच पॉजिटिव आरएच प्लस भी कहते हैं, और यह एक आरएच में नहीं पाया जाता है, उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं। एक भारत में 95% लोग आरएच पॉजिटिव हैं। जो भारत है इसमें 95% लोग कैसे हैं, आरएच पॉजिटिव हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, रक्त का आधान। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आधान कहते हैं। मतलब कोई दूसरे व्यक्ति से किसी व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति का रक्त उसको दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रक्त का आधान कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त 40% पर रखा जाता है। मतलब एक जो ब्लड बैंक होती है आपकी, जिसे हमने आपको बताया था कि प्लीहा जो होता है, जहाँ पे ब्लड स्टोर किया जाता है या स्टोर होता है जहाँ पर, तो वहाँ पे कम से कम 40% रक्त होना चाहिए। अगर इससे कम रक्त हो जाता है तो कोई ना कोई बीमारी जरूर हो ही जाती है। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 मिलीलीटर रक्तदान कर सकता है। एक व्यक्ति की क्षमता, जो एक वयस्क मनुष्य होता है, उसकी क्षमता कम से कम 200 मिलीलीटर रक्तदान करने की होती है। और भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य 1200 रुपये से 2000 के बीच में रहता है। जब हम रक्त का आधान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच का भी मिलान करना पड़ता है हमको। यदि हम आरएच प्लस का रक्त किसी आरएच प्लस वाले को दे दें तो पहली बार में कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार में आरएच वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जस्ट अपोजिट हो जाएंगे।
क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिर हो जाता है और बहाव प्रभावित हो जाता है, और ऐसे रक्त की एब्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्लेशन कहते हैं। रिमार्क देखें तो ओबीई वाले रक्त का सार्वत्रिक दाता डोनर कहता है, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा आरएच पाए जाते हैं। एरिथ्रोलाइटोसिस, यदि पिता का RH प्लस VE का और माता का RH माइनस VE है, मतलब प्लस पॉजिटिव या माइनस पॉजिटिव है, तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद संतान मृत पैदा होगी और पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों कि माता पिता के रक्त समूह पर बच्चों का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों का कौन सा रक्त समूह बनता है जब माता का कुछ और ब्लड ग्रुप हो और पिता का कुछ और। तो देखते हैं दोस्तों कि माता का अगर O है और पिता का अगर A है, तो बच्चों में O और A दोनों बनने की संभावना रहती है। और अगर माता का O है और पिता का B है, तो बच्चे में O और B बनने की संभावना रहती है। और अगर पिता में O है, माता में O है और पिता में AB है, तो A, AB और B तीनों ब्लड ग्रुप बनने की संभावना रहती है। और दोनों में O है तो फिर O ही रहता है उसका ब्लड ग्रुप। मानिए अगर माता और पिता दोनों में A और A है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हमेशा A या फिर O बनेगा। और यदि माता और पिता का ब्लड ग्रुप B और V, दोनों का V और V है, तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा वो B या O बनेगा। अब अगर माता का और पिता का दोनों का AB है, तो बच्चे में A, B या AB, इन तीनों ग्रुप में से कोई भी ब्लड ग्रुप बन सकता है। A और अगर माता का A और पिता का AB है, तो A और B और AB बनने की संभावना रहती है। और अगर माता का V है और पिता का अगर AB है, तो भी A, B और AB बनने की संभावना रहती है। अगर माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का B है, तो वहाँ पे A, B और AB और O भी बनने की संभावना रहती है। ब्लड ग्रुप ये एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसमें एंटीजन ABO होता है और इसकी खोज 1952 ईस्वी में बॉम्बे में एक डॉक्टर नैन्जी बैंड ने किया था, जिनका नाम क्या था? नैन्जी बैंड। और अतः इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ये ब्लड ग्रुप हर सामान्य व्यक्ति के अंदर